नमस्कार देशवासियों, आज आपके सामने फिर एक बात अपनी कहने आया हूँ, अपने समाज की और इस देश की, जहाँ पर आज पूरा देश केवल और केवल एक ऐसे इंसान की वजह से परेशान है जिसको देशवासियों ने चुना। पहले ये कहते थे कि चाय बेचना जुर्म नहीं है, चाय बेचना एक धंधा है और एक चाय बेचने वाला साधारण सा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश को सही दिशा में ला सकता है, इस देश को 70 साल के बाद एक नए परिवर्तन में ले जा सकता है। इसलिए पूरे देश ने एक चाय बेचने वाले व्यक्ति पर भरोसा करके देश उसको सौंप दिया। आप देख रहे हैं पूरे देश में आज हालात किस ओर बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे देश की परिभाषा कह रही है। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से संकट में है, लेकिन हमारे देश में करोड़ों के ऊपर 1 करोड़ के आसपास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फिर भी वर्तमान की सरकार, वर्तमान की केंद्र सरकार, वर्तमान के चौकीदार केवल और केवल अपनी विचारधाराओं को देश पर थोपने के लिए कोरोना कुछ समय के लिए हटा देते हैं। इसके मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, इसको आपको मैं बताने का प्रयास भी करूंगा, क्योंकि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है। उससे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अपने देश के साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे देश में एक ऐसे संकट से हम घिरे हैं जो कोरोना से भी बड़ा संकट है। अगर वास्तव में हमारे देश में कोरोना से इतना ही बड़ा संकट था तो वर्तमान का चुनाव जो अभी हाल में ही बिहार में हुआ है, उस चुनाव में भाजपा के साथ तमाम अन्य पार्टियों ने कोरोना पॉजिटिव को केवल और केवल एक खुटिया पे टांग दिया। वहाँ पे सबरे मानक ख़त्म थे। जिस प्रकार से देश में कोरोना पॉजिटिव के समय लॉकडाउन हुआ, पूरा देश रोया, सबने देखा, उसके लिए पूरा देश समर्थन में खड़ा भी हुआ। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति पूर्णतः एक ताकत के साथ वर्तमान सत्ता की हकीकत पर बोलना शुरू करता है तो उस पर हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के सिस्टम के प्रशासनिक अधिकारी उस पर इस प्रकार से देशद्रोही का मुकदमा लगाते हैं जैसे उसने सच बोलकर कोई गुनाह कर दिया हो। उसके बाद वर्तमान में ही देख लीजिए, दिल्ली में शीतकालीन संसद चलाने के लिए केंद्र सरकार ने कह दिया है कोरोना की वजह से शीतकालीन संसद आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से परसों अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने वहाँ जो रैली की, उस रैली में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ को देखकर तो नहीं लगता कि शीतकालीन सत्र को टालना चाहिए। क्या वहाँ पर आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं दिख रहा था? वहाँ पर किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं दिखी। मित्रों, उसी प्रकार से हमारे देश के, हमारे पेट के अन्नदाता, हमारे देश के और हमारे उस वर्ग के अन्नदाता जो हमारे देश का पेट पालते हैं, आज वही संकट में हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश का है किसान पालकों के लिए। जिस किसान पालक ने अपनी दशा और दिशा सुधारने के लिए सरकार को सत्ता में लाए थे, आज वही सरकार उन किसानों के प्रति अत्याचार कर रही है। सत्र से सरकार इसलिए दूरी बना रही है कि उस सांसद सत्र में जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए लोग कहीं सरकार से सवाल और जवाब ना करने लगें। जिस प्रकार से आज इस खुले हुए मौसम में हम लोग सामान्यतः मौसम में निकलने से पहले अपने आप को गर्म कपड़ों से ढकते हैं और हमारे देश के पालक दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली के आसपास की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इस ठंडीले बर्फीले मौसम में
फिर भी हमारी सरकार नींद से नहीं जाग रही है। उन्होंने इस प्रकार से देश में एक गुमराहपन पैदा कर दिया है कि विपक्षी केवल और केवल चाय बेचने वाले के पीछे पड़ गए हैं। मित्रों, किसान बिल से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन किसान बिल के जो 3 कानून हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। उन्हीं कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, किसानों की ओर से जब वकील वहाँ पे अपनी बात को रखता है, जज सुनता है, सरकार के पक्ष की तरफ का वकील कहता है कि साहब ये किसानों की बात नहीं, विपक्ष की बात करते हैं, देशद्रोही की बात कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। जो किसान हमारे लिए अपना सब कुछ बेचकर, अपना सब कुछ जान निछावर कर पेट पालते हैं, इस देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं, आज वही किसान परेशान है। दूसरी तरफ हमारे देश में पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी आज वो शिक्षा के हिसाब से दिमाग नहीं लगाते हैं। वो केवल और केवल अंधभक्ति में उन बातों पर ध्यान देते हैं जो केवल मीडिया दिखाती है। हकीकत से मीडिया बहुत दूर है। 70 साल के बाद देश ने क्या देखा वो आप सबको पता है। सबसे पहले नोटबंदी देखी, अचानक आए और देश को नोटबंदी दे दी, जिससे इस देश की हालात आज आर्थिक स्थिति पर टूट चुकी है, पूर्णतः दिखाई दे रहा है। लोग व्यापार के लिए और लोग अब पेट पालने के लिए घरों से बेघर जैसा व्यवहार उनका हो रहा है। फिर भी किसान अपने आंदोलन को, अपनी अच्छी हकीकत और अपनी अच्छी बातों को, अपने जीवन को पालने के लिए, कृषि को ज़िंदा रखने के लिए सरकार से बिल वापसी की मांग करती है, तो सरकार उनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है। जिस प्रकार से इस देश की वर्तमान केंद्र सरकार ने किसानों के बीच में जाकर जो बातें चौपाल के माध्यम और मीटिंगों के माध्यम से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग कि प्रधानमंत्री जी किसानों को 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये सालाना या 6,000 रुपये के रूप में जो उनको मदद दे रही हैं, क्या वो किसान बिल या किसानों के लाभ से हैं? इस प्रकार से तो किसानों को एक तरीके से गुलाम बनाने का भी एक साधन है। उसी प्रकार से किसानों के लिए कहते हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि किसान बिल में उनकी ज़मीनों पर कोई कब्जा नहीं होगा। तो इन बातों को लिखित देने में क्या दिक्कत है? मैं किसी भी प्रकार से सरकार के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा हूं, उसके विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं और केवल अपने किसान की बात कर रहा हूं। हमारे बाबा, दादा, पिताजी, यहाँ तक कि हमारे परिवार में आज भी लोग किसानी करते हैं, लेकिन किस प्रकार से किसानी करके हम लोग जीवन यापन करते हैं वो आप देख सकते हैं। दूसरी ओर आज इस देश में वर्तमान की सरकार शिक्षा की ओर से ध्यान हटाकर आध्यात्मिक ध्यान की ओर ले जा रही है। शिक्षा पर कोई बात नहीं कर रही है। संविधान के कई बिंदुओं पर बात नहीं हो रही है। केवल और केवल इस देश को गुमराह करने की बात की जा रही है। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, समाज में केवल मेरी ही जाति नहीं आती है, समाज में कई वर्ग आते हैं जो सभी वर्गों को जोड़कर एक समाज बनता है। उस समाज से एक देश बना है और ये देश चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, किसी की बात को बुराई करने से पहले या उसकी अच्छाई बताने से पहले उस विषय पर चिंतन मनन कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार से चारों ओर लोग कह रहे हैं किसान बिल में बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जब उनकी अच्छाइयों के विषय में मालूम पूछना शुरू कर दो तो उनके पेट से अच्छाई तो छोड़ो, केवल यही एक शब्द निकलता है कि आप विपक्ष के हैं, आप देशद्रोही हैं, आप मोदी का भला नहीं चाहते हैं, इसलिए आप विरोधी कर रहे हैं। जब वो देख लेते हैं कि अगर हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है तो वो देश में उन मुद्दे को, किसान बिल के मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम की तरीके पे बांटने का प्रयास करने लगते हैं। हमारे पढ़े लिखे जो शिक्षा धारण कर रहे हैं, जो आपने डिग्री ली है, उन डिग्रियों के लिए आप रोज़गार की बात करिए। आप रोज़गार की बात नहीं कर रहे हैं। ये सरकार एससी, बीसी और माइनॉरिटी को और एसटी को केवल आपस में लड़ाकर अपना भला कर रही है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में वहाँ पे भगवा की बात की जा रही है, वहाँ पे हिंदू की बात की जा रही है,
ये 2014 और 2019 के चुनाव में पूरे देश में की गई। उसके बाद आप लोगों ने देखा है कई बार फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के उन चैनलों पर खबरें आती हैं जहां दलित, शोषित वर्ग के लोग बुरी तरह से पिटते हैं, कुटते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद भगवाधारी लोग हिंदुत्व की बात करना बंद कर देते हैं। आखिर क्यों? इसका मतलब है SC, BC, OBC का वोट लेने के लिए वो हिंदुत्ववादी हैं, और जब उनको वोट मिल जाता है तो फिर वो अपने आप को केवल और केवल धर्म के आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी विचारधारा को उन पर थोपना शुरू कर देते हैं। ऐसे मुद्दों पर भी आपको चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज का पूरा नवयुग पीढ़ित समाज टेक्निकल की दुनिया से जुड़ गया है, लेकिन हमारी देश की मीडिया कहीं ना कहीं हमारी हकीकत को छुपा रही है। सरकार की उन कमियों को बताने से वो डर रही है। उनको किस बात का डर? मीडिया एक स्वतंत्र प्रभार होता है, मीडिया दोनों पक्षों की बात रखने का एक केंद्र बिंदु होता है, लेकिन मीडिया सरकार की बात तो जनता तक पहुंचाने का पूरा काम करती है, लेकिन जनता की हकीकत को सरकार तक नहीं पहुंचा रही है। यहाँ तक उत्तर प्रदेश में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं उस पर भी लोग तरह तरह के कमेंट और कटाक्ष करते हैं। इस देश का परिवर्तन हो रहा है। इस देश का परिवर्तन 70 साल के बाद नहीं हो रहा है। इस देश का परिवर्तन जब से हो रहा है जब इस देश में संविधान लागू हुआ था। मित्रों, जिस प्रकार से दिल्ली के विधानसभा में कहा गया कि 1907 में अंग्रेजी शासन के समय में इसी प्रकार का एक बिल पंजाब प्रांत में लागू किया गया था, तो वहाँ पर इसी प्रकार से एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन को लगभग 9 माह चला था। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनकी पीड़ा को समझते हुए अंग्रेजी शासन ने वो बिल वापस ले लिया था। क्या आज मेरा देश अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते आज़ादी पाने के बाद फिर उसी प्रकार की गुलामी वाले, निजीकरण वाले बिल पर जाने के लिए विवश क्यों हो रहा है? इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। केवल मन की बात कहने से किसान के, युवाओं के, बेटियों के दुख और पीड़ा खत्म नहीं हो जाएगी। मन की बात वही लोग करते हैं जो जनता के आंखों में आंखें डालकर बात करने से दूर भागते हैं, वहाँ मन की बात की जाती है। काला चश्मा वही लोग लगाते हैं जो जनता से रूबरू आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर सकते। ऐसे लोग काला चश्मा लगाते हैं। जो वास्तव में पब्लिक के बीच में जाकर बात अपनी रखना जानते हैं, आँख से आँख मिला के बात करते हैं, उनको ना तो मन की बात की आवश्यकता है, ना उनको एक काले चश्मे की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कह रहा हूँ, किसी भी सामाजिक मंच या किसी भी पार्टी के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से मैंने देखा, इस देश में कोरी और कोली दोनों एक ही जातियां हैं, लेकिन दोनों ही दो अलग अलग थर्रे में बटी हुई हैं। एक कोली अपने आप को क्षत्रिय, एक कोली अपने आप को राजपूत, एक कोली अपने आप को SC, उसी प्रकार से कोरी भी अपने आप को कई प्रकार से वर्गों में बांटा हुआ है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये जातियां संविधान के अनुसार सभी राज्यों में अलग अलग कैटेगरी पे दर्ज की गई हैं। जिस प्रकार से एक नेशन की बात करने वाले मोदी जी क्या SC की विभिन्न जातियां जो अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई हैं उसको पूरे देश में एक कैटेगरी के नाम पर लाने की बात कब करेंगे? इस प्रकार से आरक्षण के नाम पर हमारे साथ छल किया जा रहा है। जिस प्रकार से किसानों के साथ छल किसान बिल को लेकर किया गया है, वहाँ अडानी ग्रुप हावी है सरकार पर, किसान उनके लिए कोई माने नहीं रखता। मैंने अभी ट्विटर पर देखा, जहाँ हमारी देश की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था, जो इस देश का बड़ा केंद्र बिंदु था कृषि के बाद, दूसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था भारतीय रेल, अब उस भारतीय रेल पर अडानी ग्रुप लिख के आने लगा है। भारतीय रेल जैसे टाइटल, भारतीय शब्द हट गया है। क्या ये निजीकरण नहीं है? निजीकरण जब धरातल पर पूर्णतः दिखाई देगा, तब क्या हमारे देश के
नौजवान, हमारे देश के वर्ग की नवयुवक पीढ़ी, हमारे देश के लोग तब समझेंगे जब हमारे खोपड़ी पर कोई आके बैठ ही जाएगा। लेकिन चाय को अगर शुद्धता देनी है तो किसान को ज़िंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए दूध बातों से पैदा नहीं होता है। दूध तभी पैदा होता है जब किसान जानवर रखता है, जब किसान खेती करता है, जब किसान विभिन्न प्रकार के उनको चारा खिलाता है, और ये चारा मन की बातों से नहीं निकलता है। इसलिए समाज में हमारे वर्ग के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। वो कभी मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो कभी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अंधभक्ति में लीन हो गए हैं कि वो हकीकत को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। मैं ये नहीं कहता कि सबको छोड़ के मेरी तरफ आ जाओ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों को सुनकर दूसरे से विरोध करो। मैं ये कहता हूँ सबकी बातें सुनो, फिर ये विचार करो कि मैंने जो कहा और दूसरे ने जो कहा क्या वास्तव में दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप वहाँ पर अपना तर्क और वितर्क रख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, मेरे ट्विटर हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ तक कि फेसबुक पर भी, जो मेरा पेज है फेसबुक पर भी, लोग किसान बिल को लेकर तरह तरह की राय दे रहे हैं। ये वही लोग राय दे रहे हैं जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। उन्होंने कभी खेतों में पैर नहीं रखे हैं। उन्होंने कभी ठंडे मौसम के समय पानी लगाना नहीं सीखा। उन्हें यूरिया का भेद पता नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि कितने बीघा में कितना गेहूँ या कितना धान या कितना चना या कौन सी फसल कितने बीज की लगेगी। उनको ये नहीं पता उन्हें मिट्टी में नमी कब आती है। उन्हें ये नहीं पता कि जब तक खेत में ओट नहीं आएगी हम बीज नहीं बो सकते। वही लोग आज किसान को ज्ञान दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता किसान बिल केवल किसानों के लिए ही ख़तरनाक नहीं है, इस देश के हर नागरिक के ऊपर ख़तरनाक है। किसान बिल से केवल और केवल किसान ही बर्बाद नहीं होगा। आपने देखा होगा जिस प्रकार से आज के प्राइवेट कंपनियां जो आटा की झोला अलग रेट में बेचती हैं और गेहूं अलग रेट में ख़रीदती हैं। हमारी मांग तो केवल इतनी ही है। हमारे किसान भाई केवल इतना ही तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं उसको लिखित देने में क्या दिक्कत है। अगर आप लिखित नहीं दे सकते हैं तो इस बिल को वापस लेने में क्या दिक्कत है। किसान के लिए काम करना या बिल को वापस लेना गरमा के खिलाफ़ नहीं होता है, अच्छा काम करने के लिए होता है। आपको सरकार में अगर सत्ता में लोग इसलिए लाए हैं कि आप अच्छा काम करें, लेकिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे पूरी की पूरी देश की जनता आपके अलग हटती जा रही है। वो इसलिए हटती जा रही है, वो अगर हमको छोड़कर गई थी कि हमने कुछ गलत किया होगा, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया। आज वही लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छा किया था, लेकिन हम भ्रमक हो गए थे और दूसरी जगह चले गए थे। दूसरी तरफ हमारे देश का जब तक बैलेट पेपर लागू नहीं होगा, यहाँ पर सरकार को पब्लिक बदलने के लिए वोट तो देती है, लेकिन वो वोट किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है इस पर सरकार क्यों चर्चा नहीं करती, इस पर सरकार क्यों दूर भागती। अगर 70 साल की बात की चर्चा का विकास की बात करते हैं, यही ईवीएम मशीन के माध्यम से कांग्रेस और अन्य सरकारें भी बनती रहीं। अगर उन्होंने भी इसी प्रकार से घपलाबाजी की होती तो शायद 70 साल के बाद आप लोगों की सरकार आती ही नहीं। उन्होंने किसी भी मुद्दे की बात इतनी लंबी चौड़ी फेंक के नहीं बताई जिस प्रकार से आप बताते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से या किसी भी प्रकार से ये मेरा संदेश देश को भ्रमक करने का नहीं है। मैं अपनी बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से फेस टू फेस आपसे कहना चाहता हूँ। आप किसान बिल की उत्तर तो दे नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बार बार आप नए प्रश्नों को खड़ा होते हैं, बार बार ऐसी जानकारी से आप भाग रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर ज्ञानता की कमी है, आपके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं है। निश्चित ही आने वाले समय में प्रदेश और देश में ऐसे शासन को इस देश का किसान, इस देश का युवा पीढ़ी, इस देश की बेटियां उखाड़ फेंकेंगी, जिससे उन्हें इस शासन से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। आपने देखा होगा वर्तमान में जो कुछ समय पहले हाथरस में एक घटना घटी थी, एक बेटी के साथ गलत होकर उसको जला दिया गया था और ऐसे समय में जलाया गया था जो हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ़ है। उस समय
हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार ने उस मुद्दे को दबाने का और दोषियों को बचाने का पूरा प्रयास किया था। आपने देखा अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है, उन्होंने निर्भीकता के साथ ये स्पष्ट किया है कि उस बेटी के साथ गलत हुआ था और उसको रात में जलाना ही इसी बात का सबूत है कि सरकार उन दोषियों को भी बचाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन एक तरफ इस देश में जो विकास हुआ है वो विकास बाबा साहब के संविधान से हुआ है। इस देश में अंग्रेजी शासन ने इतना गलत नहीं किया जितना वर्तमान की सरकार अपने आप को ढोंगी हिंदू कहने वाले लोगों से हो रहा है। आपको याद होगा जयचंदों की परिभाषा कौन लोग कहते हैं और असली जयचंद कौन है। अभी बीच में टीवी न्यूज़ चैनल पर खबरें चली थीं कि जो लोग पंजाब के लोग वहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलनों में एक आवाज़ निकली थी, एक नारा निकला था, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब किसानों के बीच में टीवी के माध्यम उन्होंने देखा कि हमारे ही बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, ये कैसे लगा, तो आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में विपक्षी लोगों ने इस चीज़ पर गौर दिया, किसानों ने इस चीज़ पर गौर किया कि आखिर ये बातें आई कहाँ से। तो किसानों ने फिर आंदोलन हुआ, उस व्यक्ति को पकड़ा जो बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, और वो कोई और नहीं था, बीजेपी का नेता था। ये क्लिप फेसबुक पर, ये वीडियो फेसबुक पर और ट्विटर पर सबसे अधिक शेयर हुआ है, जिसमें किसान उस बीजेपी नेता को पीट रहे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। उसी प्रकार से इस देश में उस हर अच्छी सच्चाई को मीडिया देश की जो हकीकत है सरकार तक नहीं पहुंचा रहा है, और सरकार की जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो ख़राब हो, चाहे उसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है देश पे कोई पता नहीं, वो ज़रूर जनता के बीच में ले जाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, भाइयों, देशवासियों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए दो शब्दों पे और बात कहना चाहूँगा कि अगर हमारे देश का किसान खुशहाल होगा तो ही हम सुरक्षित हैं। हमारे देश में अगर हमारी कृषि भी निजीकरण के हाथों में चली जाएगी तो मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर एक हम मकान मालिक को मात्र 6 महीने के लिए मकान किराए पर दे दें, और उसके बाद अगर वो किसी भी प्रकार से व्यक्ति अगर 1 साल तक घर में टिक जाता है, अगर वो फिर कमरा खाली नहीं करता है, तो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते दोनों पक्ष के लोग का ख़त्म हो जाए, वो कमरा खाली नहीं करा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारी ज़मीन निजीकरण के हाथों में जाएगी, वहाँ कंपनियां एग्रीकल्चर करेगी, जिस प्रकार से जो विदेशों में जो पहली नीति लागू हो चुकी है, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था कि वहाँ के किसानों ने अपनी ज़मीन बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी थी। उसके बाद वही किसान आज उन्हीं कंपनियों के यहाँ नौकर बन के काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर किसान बिल है तो किसान बिल में ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा दी गई है। अगर उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, अगर उसकी ज़मीन खाली नहीं होगी, अगर उसको उच्च दर का रेट नहीं मिलेगा, तो इस बिल में क्यों कहा गया कि किसान कोर्ट के अंदर अपनी अपील नहीं कर सकता? आखिर क्यों? क्या केवल और केवल किसान को बर्बाद करने की सोची है? केवल और केवल अपने कुछ मित्रों को भला करने की सोची है? उसके बाद आप कहते हैं कि पूरे देश में किसान जिस मंडी में चाहे वहाँ रेट दे सकता है, सरकारी रेट के अनुसार। सपोज़ दैट कीजिए किसी का अगर सरकारी रेट 1880 रुपये है, तो किसान केवल यही तो मांग कर रहा है कि मैं अपनी फसल का रेट सरकार के अनुसार 1880 ही मिले, वो मेरी ही मंडी क्यों ना हो, चाहे पड़ोस की मंडी क्यों ना हो। लेकिन उस बिल में ये कहीं नहीं कहा गया जो कंपनी आपका माल ख़रीदेगी क्या वो सरकारी रेट देगी। वहाँ अलग प्रकार के मानक हैं, वहाँ अलग प्रकार के रेट हैं। इस बिल में तीसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि इससे पहले जो पूर्व सरकार, जो पूर्व बिल था, वहाँ पर भंडारण करने पर एक सीमित एक दायरा हुआ करता था
एक दायरे के अंतर्गत आप अन्न का भंडारण कर सकते थे, लेकिन वर्तमान की सरकार ने किसान बिल में भंडारण करने की क्षमता को अनलिमिटेड कर दिया, मतलब खुला कर दिया, छूट दे दी। तो आप मुझे ये बताएं, तो क्या इस प्रकार से जो बिचौलियों का काम है, जो आप बार बार कहते हैं कि विपक्ष इसलिए परेशान है कि बिचौलियों के काम ख़त्म हो रहे हैं, विपक्ष इसलिए परेशान नहीं है, किसान इसलिए परेशान नहीं है कि बिचौलियों का काम ख़त्म हो रहा, किसान इसलिए परेशान है कि उसके हक़ को आपने खुली छूट देकर ख़त्म करने का प्रयास किया है। इस देश में विपक्ष होने से पहले हम किसान हैं। हमारा जो असली धंधा वो कृषि करना है, हमारा जो असली व्यापार कृषि करना है, और वही कृषि का असली मानक मूल्य अगर हमको नहीं मिलता तो हम किस प्रकार से अपना भला मानें। इस बिल में तमाम प्रकार की खामियां हैं, जिसमें सरकार ने कहा है कि उस पर संशोधन हम करने पर विचार करेंगे। कमेटियां गठित करने के कोर्ट ने आदेश दिया, जब किसान एक ही बात पर कह रहे हैं, हमें केवल और केवल MSP पर लिखित आप दे दीजिए, हमें स्वीकार होगा, आप इस बिल को वापस ले लीजिए, लेकिन आप वहाँ टिक नहीं रहे हैं। आपने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जनसभा की, उस जनसभा में कोरोना गाइडलाइन धर्रे से उड़ गया। मंच पर जो फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, मीडिया में जो फ़ोटो आ रहे हैं, गृह मंत्री जी ने मास्क भी नहीं लगाया। आखिर क्यों? अगर कोई छोटा व्यक्ति, सड़क पर चलता हुआ पैदल व्यक्ति पुलिस पकड़ता है, अगर उसके पास मास्क और तौलिया नहीं है तो सिपाही वहाँ चालान काट देता है। क्या ये आपको नहीं दिख रहा है कि आप ही नियम बनाते हैं और आप ही नियम तोड़ते हैं? दूसरी ओर कल ही उत्तर प्रदेश में एक सपा की ओर से चौपाल सभा चल रही थी, और उस चौपाल सभा को वर्तमान की सरकार ने बंद करवा दिया और उन लोगों को उठा के बंद कर दिया। इससे आप क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप आने वाले समय में सरकार से नहीं, यहाँ के विपक्ष यानी किसान, यहाँ के विपक्ष यानी बेरोज़गार, यहाँ के विपक्ष यानी शिक्षित बेटियाँ, यहाँ के विपक्ष यानी गृहिणी, यहाँ के विपक्ष का मतलब है वो लोग जो सरकार के खिलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये है उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति मेरे इस संवाद को सुन रहा हो, मेरे संवाद को पहले बड़े ध्यान से सुनने के बाद वो निष्कर्ष करे कि मैंने जो कहा क्या वास्तव हमारी आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुंचाया जा रहा, लेकिन सरकार की आवाज़ को हमारे तक लाने में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा सहयोग दे रही है।